ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं लघु सिद्धांत कौमुद्याः 49तमां कक्षां पठिष्यामः। गतकक्षायाम् अस्माभिः बहुश्रेयसी शब्दपर्यन्तं पठितं। समीचीनम्। बहुश्रेयसी शब्दस्य सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु वचनेषु च रूपाणि साधितानि। समीचीनम्। ततो अग्रे अद्य आचार्य वरदराज महाराजः पाठयितुम् इच्छति। प्रधीः एकः नूतनः शब्दः अस्ति, प्रधीः। समीचीनम्। कः शब्दः अस्ति? प्रधीः एवम् अस्ति विसर्गान्तः। प्रधी शब्द है। समीचीनम्। आगच्छन्तु हिंदी भाषयापि वदामः। तो प्रधी शब्द को बनाना है। ठीक है। प्रधी शब्द के रूपों को आगे सिद्ध करने के लिए महर्षि पाणिनि के सूत्रों को आचार्य वरदराज महाराज जी पढ़ाना आरंभ करते हैं। प्रधी शब्द का अर्थ है, इसकी जो व्युत्पत्ति है वो है प्रध्यायति इति प्रधीः। क्या? प्रध्यायति इति प्रधीः। ठीक है। अच्छी प्रकार से चिंतन करने वाला, ध्यान करने वाला, विचार विमर्श करने वाला व्यक्ति कहलाता है प्रधीः। ठीक है। और ये प्रधीः शब्द है, ये क्या है? यहाँ पर क्युप प्रत्यांत है। अब अभी मोटा मोटा आपको इसको स्वरूप दिखला देते हैं जिससे आपको कठिनाई ना हो। ये प्र उपसर्ग पूर्वक और ये ध्यायी चिंतायाम धातु है, इससे क्या हुआ है? क्युप प्रत्यय हुआ है। ये ऐसा प्रत्यय, इस प्रत्यय का सब कुछ लोप हो जाता है, हट जाता है, और इसको संप्रसारण आदि होकर के क्या बन जाता है? धी बन जाता है, ऐसा। और ये प्रधी, बस इतना ही समझना है। इसकी सिद्धि हम देखेंगे आगे कृदंत प्रकरण में। तो प्रधी, अब प्रधी शब्द के रूप चलाने हैं हमको सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में। तो आइएगा, अब हम रूपों को चलाते हैं। ठीक है। ये प्रधी शब्द आप लीजिएगा, स्वादि उत्पत्ति कीजिएगा। पूर्वत स्वादि उत्पत्ति सु आगच्छति। पूर्वत इत्संज्ञादिकं कृत्वा पुनः रुत् विसर्गादिः भूत्वा किं भवति? प्रधीः। रुत् विसर्गादि होकर के क्या हुआ? प्रधीः बन गया। प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब आ जाइएगा द्विवचन में। अब द्विवचन के लिए जो सूत्र आगे पढ़ाए जाएंगे उनको देखना है। द्विवचन में कौन सा प्रत्यय आएगा जी? आपका औ, सु औ। तो औ, अब यहां पर क्या प्राप्त है? सबसे पहले देखिएगा इको यणची, इको यणची प्राप्त है। उसका अपवाद है फिर एक प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, अर्थात प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाता है? पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो जाता है। ठीक है। तो वो ना हो, क्या है? वो ना हो,
तो उसके लिए क्या सूत्र था, दीर्घाजसी च, ये सूत्र लगेगा। दीर्घाजसी च पहली कक्षाओं पढ़ा दिया है। दीर्घाजसी च ने निषेध कर दिया कि दीर्घ से उत्तर यदि प्रथमा द्वितीया के इजादी अथवा जस होगा तो उसको दीर्घ पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होगा। नहीं होगा तो रुक गया जी। फिर अब क्या लगेगा, अब इकोयणची लगने लगा। अब इकोयणची का भी एक आगे अपवाद है, फिर उसका भी अपवाद है, उनको पढ़ेंगे क्रमशः। तो उसी को आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या है आपकी 199। ये 2 सूत्र हैं, इनको अच्छी प्रकार से आपको समझ लेना है, और समझने में कठिनाई हो तो घबराना नहीं है आपको, क्योंकि इन सूत्रों को हम आगे कई बार दोबारा पढ़ाएंगे, कई बार सिद्धियों में लगा करके आपको बतलाएंगे, परंतु पूरी कोशिश कीजिएगा, यत्न कीजिएगा समझने का। सूत्र है अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोरियं वंगौ। अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोः, तो यु वो ऐसा रियं वंगौ। ठीक है, सूत्र दिख रहा है आपको। संख्या इसकी 6वें अध्याय के 4थे पाद का 77वां सूत्र है। ठीक है, क्या सूत्र है, अचिष्णु धातु भ्रुवाम वो रियं वंगौ। ठीक है, अब इसका पदच्छेद भी आपको दिखला देते हैं, फिर समास भी इसका दिखला देंगे आपको, तो सूत्र की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अचि सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, और आपका श्नु धातु भ्रुवाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनांतम, युवोः षष्ठी विभक्ति द्विवचनांतम, इयं वंगौ प्रथमा विभक्ति द्विवचनांतम। ठीक है, ये बिल्कुल सरल है। अच्छी आपको मालूम है, अच्छी माने स्वर हैं सभी। श्नु ये विकर्ण प्रत्यय है, और ये धातु धातु आप जानते हैं भू आदि धातुएं हैं, और भ्रुवाम ये भ्रू शब्द है, भ्रू अभी बताएंगे, और युवोः ये ई और ऊ है इसका अर्थ, और इयं और वंग है, मोटा मोटा मैंने बतला दिया। अब इसका आप समास देखिएगा एक बार, कहां कहां समास है वो समास भी देखिएगा। ये आप इसका समास देखिएगा, इसमें कोई समास नहीं है, इसमें समास है, आ जाइएगा। श्नुश्च धातुश्च भ्रूश्च श्नु धातु भ्रुवः तेषां श्नु धातु भ्रुवाम
ठीक है जी। ये कौन सा समास हुआ? इतरेतर योग द्वंद्वः। ठीक है, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास आपका हुआ। अब आइएगा, दूसरा समास है इसके अंदर युवोः। उश्च यू और तयोः युवोः, ये भी आपका इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ। ठीक है, सरल है, सब दिख रहा है, ये तो अच्छा है, दिख रहा है एकदम साफ साफ। तो माने ई वर्ण और उ वर्ण, ठीक है, ध्यान रखें, ई वर्ण और उ वर्ण। और आगे एक समास इसमें और है, चलिए इसको यहीं पर लिख देते हैं। इयंच उवंच इयं उवंगौ। ठीक है, ये भी इतरेतर योग द्वंद्व समास है, और इयं और उवंग। ठीक है, अब देखिएगा, दो ही तो ये वर्ण है और दो ही तो ये हैं, इनका अभी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, संख्या केवल दो ये हैं, दो ये हैं। और महर्षि पाणिनि का एक सूत्र हम अभी आगे बताएंगे, जो पहले पढ़ा दिया गया है, यथा संख्यम अनुदेशः समानम। अर्थात जितने आदेश हैं और जितने स्थानीय हैं, उनके समान संख्या होने पर क्या होता है, क्रम से होता है। तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि इसका इसके साथ संबंध बैठेगा, इसका इसके साथ, माने ई का यंग के साथ, उ का उंग के साथ बैठेगा। अभी अर्थ में स्पष्ट होगा, उदाहरण में स्पष्ट होगा। तो अब ये इसमें मैंने समास भी आपका कर दिया। इस सूत्र में ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अंगस्य। ठीक है, इसमें किसकी अनुवृत्ति आ रही है? अंगस्य सूत्र है उसकी। तो अब आचार्य वरदराज महाराज जी अंगस्य की अनुवृत्ति ला करके क्या अर्थ बनाते हैं, ये देखिएगा। कहते हैं श्नु प्रत्ययान्तस्य इवर्णान्तो वर्णान्तस्य धातोः भू इत्यस्य च अंगस्य यं वंगौ स्तः अजादौ प्रत्यये परतः। चलिएगा, लिखने से स्पष्ट होगा। क्या कहते हैं? श्नु प्रत्ययान्तस्य श्नु प्रत्ययान्तस्य इवर्णान्तो वर्णान्तस्य तस्य धातोः भ्रू इति शब्दस्य इत्यस्य च अंगस्य यं वंगौ
तः अजादौ प्रत्यये परे ठीक है, ये इसका अर्थ है। बहुत ही स्पष्ट अर्थ है एकदम, देखिएगा। श्नु प्रत्ययांतस्य माने श्नु प्रत्यय माने श्नु प्रत्यांत जो धातु है, धातु से ही श्नु प्रत्यांत होता है। तो श्नु प्रत्यांत माने स्वादभ्य श्नु, स्वादिगण है उसकी धातुओं से होता है। तो यहां उसका अभी कोई कार्य नहीं है। तो स्नु प्रत्यांतस्य और इवर्ण उवर्णांतस्य धातोः, ये इवर्ण और वर्ण का संबंध धातु के साथ में। कह रहे धातु, कोई भी धातु हो वो कैसी हो, कहते हैं इवर्णांत अथवा उवर्णांत। ठीक है, इवर्ण अथवा उवर्ण, इसके अंदर ह्रस्व ई भी हो सकता है, दीर्घ ई भी हो सकता है, ह्रस्व उ भी हो सकता है, दीर्घ उ भी हो सकता है। तो इवर्ण और उवर्णांत धातु और भ्रू शब्द है ये, इनको ये कैसे हो, अंगस्य, अर्थात इनकी अंग संज्ञा भी होनी चाहिए। तो क्या होता है, क्रमशः, क्रमशः क्या है, क्रमशः का क्या अर्थ हुआ कि इयंग और उवंग, यंग और उवंग क्रमशः यहां पर ऐसे लगेगा कि धातु के साथ में तो इवर्णांत को यंग हो जाएगा, उवर्णांत को उवंग हो जाएगा, और भ्रू शब्द है उसको उवंग हो जाएगा, और श्नु प्रत्यांत है उसको भी उवंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां श्नु प्रत्यय श्नु उकारांत है, ये भी उवर्णांत ही है वास्तव में, और ये भी उवर्णांत है। तो वर्णांतों को होगा उवंग और इवर्णांत धातु को होगा इयंग। ये हो जाते हैं कब, यदि बाद में अजादि प्रत्यय परे हो तब, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर घटाइएगा आप, एक वार्तिक है, वार्तिक है, ये क्या है, प्रधि। तो ये तो ना तो श्नु प्रत्यांत है जी, ना भ्रू शब्द है ये, और धातु है नहीं है, क्योंकि तो शब्द बन गया, धातु नहीं है परंतु है। आचार्यों ने एक वार्तिक बनाया, आचार्य कात्यायन जी ने, कि विप विड विजंताः धातुत्वम न जाहति। इसको लिख लीजिएगा आप, ये बहुत कार्य की चीज है, मैं आपको लिखा देता हूं और इसको समझा भी देता हूं। ये एक ये परिभाषा भी है, वार्तिक भी है, तो आप इसको वाक्य मान के लिखिएगा। क्या है, क्विप क्विब विड विजंताः धातुत्वम न जाहति। ठीक है, इस वाक्य का अर्थ है कि जो क्युप प्रत्यांत, क्युप का क्युप प्रत्यांत और विट प्रत्यांत और विच प्रत्यांत, ये प्रत्यय हैं, ये विच प्रत्यांत, इनका क्या है, ये तीनों प्रत्ययों का पूरा लोप हो जाता, कुछ भी नहीं बचता। जैसे यहां पर मैंने दिखाया था, क्युप का पूरा लोप हो गया, तो ये प्रत्यांत जो विजंता हमारे विच प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो धातुत्वम न जाहति, क्योंकि ये प्रत्यय धातु से होते हैं। तो ये प्रत्यय के आने पर, शब्द बनने पर भी उनमें धातु रहता है, अर्थात धातु को मान करके कोई कार्य करना है तो हो जाएगा। अब देखिएगा आप, ये प्रधि, ये वास्तव में क्या था, मैंने आपको पहले बता दिया था, प्र और ये क्या धातु थी, ध्ययी, ऐसा था।
और इससे जो क्युप आया था आपका वो उसका पूरे का लोप हो गया था, और इसको संप्रसारण आदि होकर के क्या ई हो गया था, तो ऐसे प्रधि बना था। तो ये अब क्या है, ये तो शब्द बन गया कृदंत, प्रातिपदिक बन गया, परंतु प्रातिपदिक बन गया तो फिर ये सूत्र नहीं लग सकता, इसको धातु चाहिए या श्नु प्रत्यंत चाहिए या भ्रू शब्द चाहिए, उनमें से कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये वार्तिक बनाया, परिभाषा बनाई कि भाई ये क्युप प्रत्यय जिससे आता है, जिस धातु से, विट प्रत्यय जिससे आता है, विच जिससे भी आता है, उनके चले जाने पर, शब्द बन जाने पर भी क्या है, उनके अंदर धातुत्व रहता है, अर्थात धातु को मान करके कोई कार्य करना है वो हो जाता है। तो अब ये ध्ययी धातु थी, तो यहां पर ये धी को भी धातु माना जाएगा, उसको धातु मान करके कोई भी कार्य प्राप्त है वो हो जाएगा। बस धातु मिल गई तो क्या है, धातु का संबंध लग गया, और ई वर्ण है अंत में, तो ठीक है, आजादी प्रत्यय मिल गया। तो अब क्या है, इयंग प्राप्त हुआ, तो आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं इति प्राप्ते, ऐसा प्राप्त होने पर या इयंग प्राप्त हो रहा है, इयंग प्राप्त हो जाएगा तो क्या बनने लगेगा जी, गलत बनने लगेगा, ऐसा प्रधि, ऐसा बनने, प्रधियौ, ऐसा हमको ऐसा नहीं बनाना है। कैसा बनाना है, प्रध्यौ, ये बनाना है, ये सही रूप है प्रध्यौ, ये प्रध्यौ ये सही रूप है। तो इसी को बनाना है, इस सूत्र की प्राप्ति में हमको आगे एक आचार्य वरदराज महाराज जी, वो आचार्य महर्षि पाणिनि का सूत्र है, उस सूत्र को हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि ये कक्षा में पढ़ाऊंगा तो वो बहुत बड़ा सूत्र है और उसमें बहुत अधिक समय चाहिए, एक कक्षा चाहिए। इसलिए अब आप यहाँ पर आ गए हैं, ये सूत्र यहाँ प्राप्त हो रहा है, अब हमको इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए जो आगे सूत्र है, एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य, ये सूत्र इसका अपवाद है आगे वाला, तो वो निषेध कर देगा, वो अर्थात यण करेगा। तो आगे यण करेंगे, आप ध्यान रखिएगा, आगे की कक्षा में यहां से आरंभ होगा। बहुत बड़ी कक्षा होने पर आप सभी पाठकों को भी परेशानी होती है, परंतु ये व्याकरण का विषय है, ये हमको फिर लंबा खींचना पड़ता है, और आप देख रहे होंगे एक सूत्र को समझाने में इतना समय लग गया। तो मित्रों, अब आप ध्यान रखेंगे कि हमको ऐसा बनाना है, इस सूत्र से ऐसा प्राप्त हो रहा था जो कि ये गलत है, ऐसा नहीं बनाना। तो और ये सारा आपको स्पष्ट हो गया है। अब आगे की कक्षा में आपसे मिलते हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।